स्वागत है आपका चैनल पर और मैं लाई हूँ MCQs। स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि LU यूनिवर्सिटी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स किसके बारे में? हाउ टू मैनेज द अल्टीमेट अनलिमिटेड सोर्सेज। तो अनलिमिटेड सोर्स तो है ही नहीं, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके साधन हैं प्रोडक्शन के, वो बहुत ही सीमित हैं। और हाउ टू रिड्यूस लिमिटेड वांट्स। तो वांट्स लिमिटेड नहीं है, ये उल्टा ही बात है। हाउ टू मेक चॉइस इन द प्रेफरेंस ऑफ स्केर्सिटी एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो द थर्ड वन इज़ करेक्ट, क्योंकि कैसे हम चॉइस करेंगे। चॉइसेस आपके जो वांट्स हैं, जो मांग है, जो डिमांड है, वो अनंत है और जो उसकी पूर्ति के साधन हैं वो बहुत सीमित हैं, और इसीलिए चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। और चॉइस करनी पड़ती है कि ये जो स्केर्सिटी है, ये जो कमी में है, इसमें कैसे पूरा किया जाए। तो थर्ड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके बारे में होती है? देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन नहीं, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स। तो ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल फोर्थ रॉन्ग है। तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस में है कि आप कैसे चॉइस करते हो अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करने में। जितने भी आपके साधन हैं वो सीमित है, तो किस किस डिमांड को पूरी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ में प्रोडक्शन में लगाया जाएगा, ये है सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ द स्केर्सिटी, जो आपकी स्केर्सिटी है और स्केर्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। यानी जो चॉइस है और स्केर्सिटी है वो इनसेपरेबल, अलग अलग नहीं किए जा सकते। तो कंज्यूमर लेवल पे, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सेटिस्फाइड होना होता है, या प्रोड्यूसर लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तीनों ऑप्शन ही मतलब ज़रूरी हैं। तो एट ऑल लेवल ऑफ डिसीजन, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूमर के लेवल पे, यानी एक जो भोक्ता है वो भी चाहता है कि मैं अपनी सीमित आय में अपने आप को मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन दे सकूं। प्रोड्यूसर चाहता है कि वो साधनों को इस प्रकार लगा सके कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लें इन सीमित साधनों में। और नेशन भी चाहता है कि अपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं इससे मैक्सिमम वेलफेयर हो जाए। तो ये सभी लेवल पर डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। चलिए फिर और लगा लेते हैं क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखिए, ये है एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? तो अभी तक आपको पता ही चल गया हो कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो यहाँ पर क्या है कि सभी में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है। तो मेन फोर्थ पॉइंट आंसर है कि रिसोर्सेज जो है स्केर्स हैं, रिसोर्सेज की कमी है और इनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, यानी एक साधन से ज़्यादा, एक प्रोडक्शन से ज़्यादा में ये यूज़ हो सकते हैं। देखिए, अगर साधन कम है तो ही प्रॉब्लम है, अगर अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम ना होती। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जो साधन है इनसे सिर्फ एक ही काम नहीं किया जा सकता, कई कामों में नहीं लगाया जा सकता। जैसे लेबर है, लेबर भी एक साधन है। तो ये तो बहुत सारी प्रोडक्शन, हर प्रोडक्शन में आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक साधन सीमित हो और उसका एक ही उपयोग हो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये आप पे बाउंडेड है कि आप तो वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास साधन सीमित हैं बट कमी भी है, लेकिन उनके यूज़ कई कर सकते हैं, तब आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। चुनना पड़ता है कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। तो इस बात को समझ लीजिए। सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन बात मैं बताती हूँ, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे साधन हैं वो सीमित हैं और हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित हैं। इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे जो लिमिटेड साधन है, जो रिसोर्सेज है, उनको कैसे हम यूज़ करें, इसके लिए हमें चॉइस करना पड़ता है। तो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम। ये अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है दो चीज़ों के बीच डिफरेंट मतलब अल्टरनेटिव दिखाता है, किसको प्रोडक्शन करें, किसका ज़्यादा करें, किसका कम करें।
तो ये क्या दिखाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गिवन रिसोर्सेज, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फुल एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ गिवन रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है कि जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे आप एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट दे सकें, सभी रिसोर्सेज को बेटर तरीके से उनको काम पे लगाएं ताकि ज़रूरतें अच्छे से पूरी हों और वेलफेयर भी हो। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जो आपका अ पॉइंट बिलो पीपी। देखिए पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत बच्चों को आता होगा बनाना, मैं बता देती हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे बनता है कि आप दो रिसोर्सेज के बीच जो है करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और आपका स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो तो इस पॉइंट के बिलो अगर कोई पॉइंट है, नीचे अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लाएं तो क्या होगा। तो अगर नीचे वाला कर्व क्या दिखाएगा कि आपने अंडर यूटिलाइजेशन किया है साधन का, यानी साधनों को आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। तो अगर आप ध्यान कर लें, अभी एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अगर आप नीचे आते हो तो आप साधनों को सही से प्रयोग नहीं कर रहे, ऊपर जा रहे हो प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब आप साधनों का बहुत एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे लगाते हैं और क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, तो देखिए फॉर वूम टू प्रोड्यूस तो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस भी है, व्हाट टू प्रोड्यूस भी है, ठीक है। कौन सी नहीं है सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हेन टू प्रोड्यूस इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम। कब उत्पादन करना है ये प्रॉब्लम नहीं है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वूम टू प्रोड्यूस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत बार देखा होगा, इसकी डेफिनेशन भी मार्क आ जाती है एग्जाम में। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कौन सी होती है, कॉस्ट कौन सी होती है कि आप जिस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, तो ये नहीं है सेक्रीफाइस, नहीं ये वाला है कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मान लीजिए आपको 2 जॉब मिल रही हैं और आप एक जॉब को चुनते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, तो जिसको आप छोड़ रहे हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। जो आपने ली है ऑब्वियसली उसमें अच्छा ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन जो आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो छोड़ दी, ठीक है, वो आपकी क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप यहाँ ना होते तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो लेते वहाँ पर आपको वो मिलता, और आपने ये जो जॉब आपने सेलेक्ट की इसके लिए आपने दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मिस करी उसमें जो आपको दिया जा रहा था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, ठीक है। तो जो भी आपका फॉरगॉन हो गया, मतलब कि जो आपने ऑप्शन छोड़ दिया उसमें जो कुछ भी मिल सकता था वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मेन, तो यहाँ द मेन रीज़न फॉर पीपीसी कर्व कॉनकेव। जो पीपीसी कर्व होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैंने आपको बताया था ऐसे भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है, तो प्रोडक्शन इसकी कॉनकेव शेप कहते हैं, ठीक है। दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए कॉनकेव, इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, तो ये शेप को कॉनकेव शेप कहा जाता है। तो ये क्यों होती है, ठीक है, अरे गलत बता दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होती है। तो ये ऐसे होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्यों होता है ये कॉनकेव शेप का, इसलिए होता है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होती है, यानी कि अगर आप एक साधन को से हटाकर, एक साधन को एक प्रोडक्शन से हटाकर दूसरे में लगाएंगे तो जो कॉस्ट आपको मतलब ऑफ़र करनी पड़ेगी वो पहले वाले मतलब काम से ज़्यादा ऑफ़र करेंगे तभी तो उस साधन को वहाँ लगाएंगे। अब दोबारा जब आप इस साधन को और उठा के लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें बढ़ती जाती है। इसी वजह से कॉनकेव होता है, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव शेप ये है, ठीक है, ये शेप होती है कॉनकेव, बाहर की तरह उभरी हुई। चलिए नेक्स्ट लगा लेते हैं क्वेश्चन और। हाँ जी, यहाँ पर है पीपी कर्व जो है वो, पीपी कर्व जो है शिफ्ट होता है राइटवर्ड। राइटवर्ड अगर आप पीपी कर्व को शिफ्ट करते हैं
एक मिनट, ओहो, हाँ जी, राइट वर्ड शिफ्ट होते हैं, इधर की ओर, ऊपर की ओर जाता है, राइट की तरफ जाता है। तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि रिसोर्सेज जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, आपके रिसोर्सेज या तो बढ़ गए हैं या आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करी है जिससे उतनी रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। और आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किसको कहते हैं? देखिए, जनरल बजट पूरे देश में होता है तो ये मैक्रो का पार्ट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे देश के लिए बात करते हैं, ये मैक्रो का पार्ट है। सप्लाई ऑफ मनी मैक्रो का पार्ट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब हम एक यूनिट की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री हमने चुनी, तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पीपी कर्व जो है उसका स्लोप कैसा होता है। तो पीपी कर्व का स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है और कॉनकेव होता है। डाउनवर्ड कैसे होता है, ऐसे नीचे आ रहा होता है, बट कॉनकेव बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अब ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, कई बार भूल जाते हैं। ये जो शेप होती है ना, ये इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये जो शेप होती है ये वाली बाहर की तरफ उभरी, इसे बोलते हैं कॉनकेव। तो आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी। और इसी तरह से नेक्स्ट में मैं लाऊंगी डिमांड एंड सप्लाई, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैराथन पहले ले आइए, थोड़ा सा एक नोट्स का रिवीजन करा दीजिए MCQs की बजाय। तो प्लीज़ अगर ऐसा सब राज़ी हैं तो आप कमेंट करिए, तो मैं वैसा वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। चलिए फिर गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट MCQs या नोट्स, जैसा भी आप बताएंगे तो उस हिसाब से कर दिया जाएगा। चलिए बाय बाय।